आठवें पाठ का नाम है त्रिभुज। किताब ले लीजिए आप लोग ना, है कहाँ? फिर आप ले सकते हैं चैप्टर का फार्मूला सामने है, लास्ट में रहेगा त्रिभुज। अध्याय आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, जिसे थेल्स प्रमेय कहते हैं। आधारभूत अनुपातिकता यानी रेशियो प्रोपोर्शनलिटी प्रमेय, इसे कहते हैं थेल्स प्रमेय। वो आपका काम है, फिर चुपचाप बैठे रहो, काम पूरा करो। दूसरा देखो, इंग्लिश वाला देखो। ये हाँ, थेल्स प्रमेय क्या होता है? थेल्स प्रमेय त्रिभुज पे है। ये आपका त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए बी, ये बी सी। इसमें क्या होता है? इसमें आपका जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, मान लीजिए बीसी के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह थेल्स प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज ये है त्रिभुज, इसकी एक भुजा के समांतर, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, सवाल लिखते है, ठीक है, तब वह शेष यानी बचे दो भुजाओं को शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। सर जी बोलो, इसका कैसा लेकर जो कठिन लगे उसे छोड़ देंगे, ठीक है? सुनो, तो ऐसे तो ये वैसे त्रिभुज बना लेंगे, याद हो जाएगा। ये प्रमेय आपको इसे याद हो जाएगा। ये त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो शेष इस भुजा और इस भुजा को ये भुजा क्या करेगी? समान अनुपात में बांटेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी या बांटेगी। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं? समान अनुपात कैसे बराबर रहेगा? ये त्रिभुज और इस भुजा को और इस भुजा को समान अनुपात में बांटेगी, यानी एडी बटे बीडी या डीबी, बीडी लिखते हैं, बीडी बराबर होगा एई बटे ईसी। एक या दो नंबर का सवाल इससे ज्यादा पूछेगा नहीं इससे। ये है थेल्स प्रमेय। अब थेल्स का बीपीटी होता है, इसे आप सूत्र भी चाहे सूत्र के रूप में याद करें या प्रमेय के रूप में याद करें, सब कुछ यही है।
अब इसके बाद आता है विलोम, थेल्स का विलोम, बीपीटी, इसे कहते हैं बीपीटी। मिटाते हैं इसे, ठीक है, हो गया होगा। जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है या विभाजित करती है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाती है तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। अब देखते हैं बीपीटी, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। दूसरा बीपीटी, ये क्या है? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। ये क्या होता है कि ये त्रिभुज है, इमेज इसमें भी वही लगभग बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। बस बात, यदि किसी त्रिभुज, ये आपका होता है, यदि एक रेखा त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरे के समांतर होती है। इसी की उल्टी बात हो गई कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो क्या है? तीसरे के समांतर है। यानी इसको यदि समान अनुपात में बांटेगी तो ये क्या होगी? इसके समांतर होगी। इसका नाम ये विशिष्टक हो गया तो इसे डी कर दो, इसे डी कर दीजिए आप। तो इसी का उल्टा लिख लेंगे, यदि एक रेखा, यदि एक रेखा, और एक रेखा यही है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को त्रिभुज की किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह क्या होता है? तीसरे के समांतर होता है। तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। अब यहाँ पर समान अनुपात में विभाजित करता है। समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब यदि इस त्रिभुज में AD बटे BD बराबर है AE बटे EC के, AE बटे EC या CE के। तो फिर क्या होगा? तब यदि ऐसा है तब क्या होगा? तब DE समांतर होगा BC के, या BC समांतर होगा DE के, DE समांतर होगा BC। ये आपका उल्टा
उल्टा होता है। उसमें समांतर होता था तो ये अनुपात बराबर होता था। अब इसमें क्या है, यदि ये समानुपात में काटेगा ये रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, तो तीसरी के क्या होगा, समांतर होगा। तो ये सब तो एकदम MTR रट्टा मार है। इसको हटाते हैं, तीसरा प्रमेय देखते हैं, ठीक है। तीसरा प्रमेय क्या है भैया, समरूप नहीं है, समरूपता देख लिया जाए, उसके बाद जो है तीसरा प्रमेय देखा जाए। जो कटिंग है तो ना पाइथागोरस प्रमेय तो सब लोग जानते हैं, उसको तो बताना नहीं है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो वो सब छोड़ो। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है, इसका विलोम कर दिया जाए, विलोम देख लिया जाए। और समरूप त्रिभुजों का कुछ मैटर देख लिया जाए, लेकिन समरूप का भी मैटर मत देखे, समरूप पहले समझ लीजिए, उसके बाद तो देखिए। तो पहले तीसरा प्रमेय देखते हैं। तीसरा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम काम आ सकता है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस का एक ही खोज था कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो वर्ग करेंगे, चाहे कितना छोटा त्रिभुज हो या बड़ा हो, तो उसका लंब के स्क्वायर वर्ग और आधार के वर्ग के ऊपर के बराबर ही हमेशा आएगा। तो इनका विलोम क्या होगा, यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज के विलोम, रहने देते हैं, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर, वर्गों के योग के बराबर होगा, वर्गों के योग के बराबर होगा, योग के बराबर होगा तो पहली भुजा, जिसे अब हम कर्ण कह सकते हैं, के सामने का कोण 90 अंश होगा। अब यदि त्रिभुज के एक भुजा, अच्छा एक त्रिभुज कुछ ले लिया जाए, जैसे कि 2 2 4 ये है ना। अब ये त्रिभुज बताइए, इसका कौन सा कोण 90 अंश का होगा। अच्छा नाम तो दिए नहीं, ये भी सी, यह एक त्रिभुज है। अच्छा ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, ये भी कैसे पता चलेगा। मान लो एक कोण दिया है इन्होंने, तो भुजा की लंबाई मापती है, कैसे पता करेंगे, विलोम लगा लेंगे। 90 अंश होता था तो ये समकोण त्रिभुज रहता था, विलोम लगाएंगे। बड़ा भुजा ये है, इसका वर्ग करेंगे, ये भुजा मान लेते हैं, इसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो समझ जाना, इसके सामने वाला कोण 90 अंश का होगा और ये समकोण त्रिभुज होगा, और इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। 10 दाइन 100 और 2 दूनी 4, अच्छा छोड़ नहीं होगा, ये समकोण त्रिभुज
नहीं है, क्योंकि शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग पहली भुजा के वर्ग के बराबर नहीं है। यदि यहाँ पर हम कितना रख लेते हैं, 3 4 5 किया जाए। चलो 3 3 9, 4 चौके 16 और 5 25, 3 3 9 16 16 9 25 और 5 25। हाँ सही है, 3 4 5 3 5 करना था पहले से, लेकिन जो है किया नहीं गया। सबसे पूछा थी। अब हटाते हैं इसको, अब आते हैं समरूपता देखेंगे। अच्छा, वो कक्षा 9 में जो है वो समरूपता नहीं है, वो क्या है? कक्षा 9 में क्या है, क्या बोलते हैं उसे? सर्वांग समता। कक्षा 9 में सर्वांग समता है। समरूपता और सर्वांग समता में क्या अंतर होता है, तो यही देखना आज की सर्वांग समता और समरूपता। सर्वांग समता हाँ वही चीज है। अब मान लीजिए ये एक लड़का है, अब ये है इस लड़के के पापा। दोनों दिख रहे हैं सेम ना, चेहरा दोनों सेम है, दोनों का सेम है। कहाँ कुछ गड़बड़ है? अरे मान लो दोनों चेहरा सेम है। अरे चलो हो गया, अब लग रहा है ना। चुप रहो। मान लो ये दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन इनका साइज एक जैसा। मान लो ये पिताजी हैं और ये इनके पुत्र हैं, तब चुप रहो। तो मान लो ये दोनों सेम सेम दिखेंगे ना चेहरा। अरे वो समरूपता पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो 12 पढ़ेंगे। रूप एक जैसा रहेगा, लेकिन सभी अंग समान नहीं है। दांत नहीं है, झड़ गया तुम लोग का दांत, समान नहीं है। और एक मान लो जुड़वा लड़के हैं, जुड़वा लड़के जैसे एक पटखौली में दो लड़कियां थी, जब पढ़ाते जब पढ़ते एकदम सेम चेहरा, एकदम सेम चेहरा, पहचान ही नहीं पाते कि कौन है वो। एकदम शरीर भी वैसे। अरे मतलब थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा, एकदम नहीं एकदम रहेंगे, हल्का हल्का फुल्का। अभी आप देखो ये दोनों बच्चे हैं या बच्चियां हैं, और एक और ये है। अरे नहीं, छोटे बड़े थोड़ी ना, जुड़वा है। एकदम सेम मान लो दिख रहा है। अब ये मान लो दो है, दोनों चेहरा भी समान है, और जितना बड़ा इनका हाथ है उतना बड़ा इनका भी हाथ है। तो जितना बड़ा इनका सर है उतना बड़ा इनका भी सर है। तो यहाँ ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है, लेकिन ये पिताजी और पुत्र जी सर्वांगसम, ये समरूप है, बस यही अंतर होता है। अब त्रिभुज की बात की जाए तो देखिए ये त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 अंश है। एक छोटा सा त्रिभुज है, इसका भी कोण 90 अंश है। और ए बी सी, ये बी सी, इसका एक कोण 60 अंश है मान लो, और ये 30 अंश है। ये 60 अंश है, 30 अंश मान लो, ये 60 अंश। तो आप देखेंगे इसके संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है। यानी ये भी एक समकोण त्रिभुज है और ये भी समकोण, तो दोनों सेम सेम है, आकार दोनों का सेम है, रूप एकदम सेम दिख रहे हैं, जैसे देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन
इनको उठा के इस पे रखेंगे तो ढकेगा नहीं। तो सर्वांग सम यानी सभी अंग समान नहीं है, लेकिन देखने में रूप एक जैसा है, इसलिए समरूप हो सकते हैं। तो ये समरूप है और ये क्या है, ये है समरूप और ये है सर्वांग सम। हाँ ये सर्वांग, अरे पिता पुत्र है, पिता पुत्र। अब बाप बेटे देखने में सेम लगेंगे लेकिन हाइट और सब अलग अलग रहेगा ना, तो रूप समान हो तो वो बोलते हैं समरूप। और जब देखने में क्यों एक जैसे दिखे और साइज दोनों का बराबर ना रहे तो क्या होते हैं, समरूप ही होते हैं केवल। अच्छा एक और त्रिभुज मान लीजिए, ये त्रिभुज है 3 4 5, एक और त्रिभुज है, ये भी मान लीजिए 3 है 4 है 5 है। दोनों के भुजाएं क्या है, यानी भुजा 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 सर्वांग समता। इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो एकदम ढक लेगा। हाँ तो इसीलिए ये सर्वांगसम है। तो ये क्या है, सर्वांगसम है। अब समरूपता की बात की जाए, अच्छा ये समरूप भी हो सकता है, ये समरूप भी है, लेकिन सर्वांगसम त्रिभुज समरूप दिख सकते हैं, एक रूप एक जैसा दिख सकते हैं, लेकिन समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं लेकिन नहीं हो सकते हैं अधिकतर केस में। अब ये मान लो है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, ये बड़ा त्रिभुज है मान लो, ये 6 ये 8 और ये 10 है। अब इसमें आप अनुपात निकालेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, तो इसका संगत भुजा ये है तो 3/6, इसका अनुपात निकालेंगे कितना आएगा, 1/2। इसका भी अनुपात निकालेंगे, इसका संगत भुजा ये है 5 × 5 5 दूनी 10, 1/2। फिर जो है 4/8 करेंगे, 4 × 4 4 दूनी 8। अब क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात कितना आया, बराबर आया। तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, तो ये समरूप है। ये एक तो ये हो गया पता करने का तरीका, समरूपता पता करने का एक तरीका ये हो गया। मुझे सारा काम दिखाओ। अरे तो अभी बाकी ना वेजिटेबल, ओ फ्रूट्स के नेम बाकी है ना, कहाँ कहाँ हो गया, कितना बोल रहे हैं, फ्रूट्स नेम कहाँ लिखे हैं, और हिंदी वाला वो मात्रा वाला शब्द कहाँ लिखे हैं, चलो लिखो, लिखिए त्रिभुज के समरूपता के नियम, हटा रहे हैं इसको, ठीक है। समरूप त्रिभुज के सारे कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। हाँ लिखेंगे समरूपता के नियम, त्रिभुज में समरूपता के नियम। समरूपता के नियम नंबर 1 लिखिए, भुजा 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 सर्वांग समता। असमरूपता जी सर्वांग समता। समरूपता का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे होता है, और सर्वांग समता में क्या होता था, ऐसे ऐसे रहता था, 2 लाइन और रहता था नीचे। युवराज आज कैसे आ गए, पढ़ पाती हो, डिस्टर्ब क्या कर रही हो बार बार, नोट्स निकाल के नहीं। ओके नंबर 1, हाँ जानबूझ के बोलती है बार बार। एंगल एंगल एंगल, कोण 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 सर्वांग समता।
असमरूपता जी सर्वांगसमता आता है बार बार। कोण, अच्छा एक लाइन और खींचे, जीरो बनाने से क्या मतलब है? कोण नैना, कृपया अपना नैना बंद रखिए, नैना खुला रखिए लेकिन मुंह बंद रखिए। कोण कोण कोण, ये एंगल 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 है। कसौटी, कसौटी लिखो। हाँ, यदि दो त्रिभुजों के दो संगत कोण भी बराबर हो, हाँ लिखिए, यदि दो त्रिभुज के दो त्रिभुज के दो संगत कोण भी बराबर हो, क्यों दो ही कोण बराबर हो, तीन बराबर हो तो समरूप है ही, दो ही बराबर हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का गुणनफल 180 होता है। जब दो दो बराबर निकल गया तो तीसरा तो वो भी वही होगा। अरे घटा देंगे 180 में से जोड़ के। हाँ, जैसे त्रिभुज है, ये 60, ये 90। अब इसमें भी देखो, ये मान लो ऐसे बना है, ये 60 और ये 90 और 60 कितना होगा? 100, 150, 90 60 150, और कितना बचेगा? 30 अंश ना, तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। यानी दो बराबर है तो तीसरा तो चेक ही नहीं करना है। दो कोण बराबर है तो तीसरा चेक ही नहीं करना, वो अपने आप बराबर होगा। यदि दो त्रिभुजों के दो संगत कोण भी बराबर हो, तो क्या होगा? तो इसे एक कसौटी, तो इसे एक कसौटी, ये कसौटी कहते हैं। एंगल एंगल नहीं तो तीन कोण बराबर होंगे तब तो समरूप होगा ही, लेकिन मान लो दो ही कोण बराबर है तब भी वो क्या है? समरूप है, मतलब एक ही जैसा उसका आकार है। अरे वही कसौटी, अच्छा क्यों, एक मिनट रुको, क्योंकि तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होगा। तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। अब दूसरा लिखे, बराबर होगा क्या होती है? इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है? बराबर होता है। लिख लीजिए, इनकी संगत बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। सही, भुजा नहीं बराबर होते, उनका अनुपात बराबर होता है। सर्वांग समता में भुजा बराबर होते थे, इसमें भुजाओं का अनुपात बराबर, इसमें अनुपात बराबर होगा, इसमें भुजा बराबर हो गए तो सर्वांगसम हो गया। वो हटाते हैं। दूसरा कसौटी देखिए, वो लिखना नहीं, देख के लिखिए। कौन सर्दी कौन पूछ कर लिखा है ना, सर्दी कौन का पीना है यार, सर्दी का पूछ कर लिख लिया। चुप रहो जी, सर्दी क्यों पूछ लिया, क्या मैं बताऊं? तो आप सब सही लगाइए। तो टेबल लिखो, 10 तक टेबल। हाँ
दूसरा कसौटी लिखिए साइड साइड साइड। भुजा भुजा भुजा। सर जी आई गए। साइड 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 समरूपता। समरूपता यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। बैग में यही पीछे यही फंस गया होगा। चला वाला